बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर का। आज हमने करना है ऑर्डर 19 और ऑर्डर 20। अब इसमें ये ऑर्डर 19 20 तक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर गौर करो ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 की स्टोरी क्या बनी है हमारे सामने। लेकिन मैंने कहा था सीपीसी को ना एक सीक्वेंस से हट के नहीं हम पढ़ सकते, फिर वो मज़ा नहीं आता। अगर आप सारे के सारे सेक्शंस पहले पढ़ ले उसके बाद सारे के सारे ऑर्डर पढ़े, कभी सीपीसी समझ नहीं आएगी। हमने सेक्शंस पहले पढ़े सीपीसी के कुछ 24-25 तक, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायल सारा जो हो रहा है उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स हमें पता लगे। अब 1 to 20 के अंदर कहानी क्या हुई कि एक प्लेट फाइल किया गया, किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ था, उसने प्लेट फाइल किया ऑर्डर 7-6 को जेल में रख के। उसके बाद डिफेंडेंट को समन हो गया। अब वो समन कैसे होने हैं, ऑर्डर 5 है उससे रिलेटेड। फिर WS आ गया, रिटन स्टेटमेंट। अब अगर वो अपीयर हो गया, नहीं अपीयर हो रहा तो ऑब्वियसली उसको एक्स पार्टी वगैरह किया जाएगा। लेकिन अगर वो अपीयर हो रहा है तो उसने अपना रिटन स्टेटमेंट जमा करवाना। रिटन स्टेटमेंट और ये दोनों आ गए। अब इसको सामने रख के प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरीज, एडमिशंस वगैरह किए जाते हैं। पार्टीज़ को एग्जामिन भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट भी किया जा सकता है, पार्टीज भी कर सकती हैं, कोर्ट भी कर सकती है, इंटरोगेटरीज एक दूसरे को भेजेंगी। तो ये सारे 9 से लेकर ऑर्डर 13 तक की कहानी है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। इसके बाद मेन इशू क्या था, क्यों ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि कोर्ट ने इशूज़ को फ्रेम करना था। ऑर्डर 14 में हम आ गए, इशूज़ फ्रेम हो गए। इशूज़ फ्रेम होने के बाद क्या होना था, फिर ट्रायल ने बाकायदा आगाज़ हो जाना था। फिर जो समन होने थे विटनेसेस को, पार्टियों ने अपने अपने गवाहों को मिलाने के लिए समन होने थे, वो समन हो रहे हैं ऑर्डर 16 में। फिर एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसका राइट पहले है, किसने बिगिन करना है, वो सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद फिर आ गया आर्गूमेंट्स। अब ये सारा ट्रायल हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद ये आर्गूमेंट्स होने हैं और जजमेंट एंड डिक्री आ जानी है जो कि ऑर्डर नंबर 20। तो यहाँ तक 1 to 20 में पूरा हमारा ट्रायल कवर हो रहा है कि कोर्ट में कैसे प्रोसीजर्स उसके चलने हैं, क्या क्या कुछ होगा। तो ये 1 to 20 में ये है। अब इसमें 20 को हम करते हैं, लेकिन एक ऑर्डर नंबर 19 दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है, 3 ही इसके रूल्स हैं, लेकिन इस ऑर्डर में कहा क्या गया है, ज़रा अगर हम उसको देखें। देखिए एफिडेविट, बयाने हल्फी, एफिडेविट ये इससे रिलेटेड है। बयाने हल्फी पर हलफ बयान देना। देखिए ये जो हम कोर्ट में बयाने हल्फी वगैरह सबमिट करवाते हैं, ये बाकायदा स्टैम्प पेपर पे, जितनी की स्टैम्प चाहिए हो या स्टैम्प पेपर पे ही हम इसको लिखते हैं और इसको बाकायदा अटेस्ट करवाया जाता है। कौन इसको टेस्ट करता है, कोई भी पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है। अब ये सारा कुछ प्रोसीजर आपको मिल जाएगा सेक्शन 139 कि कौन इसको टेस्ट कर सकता है, लेकिन कोर्ट के हद तक मैं बता देता हूँ, ओथ कमिश्नर इसको टेस्ट करते हैं। हर एफिडेविट जो लगना है कोर्ट में उसको या कहीं भी, उसको ओथ कमिश्नर्स बाकायदा अपॉइंट होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। इनके पास ये अथॉरिटी है कि ये टेस्ट करते हैं। अब बयाने हल्फी बेसिकली है क्या, ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि ऑन ओथ दी जाती है। स्टेटमेंट ऑन ओथ पर हलफ कहा जाता है कि जी जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे बिलीफ के अकॉर्डिंगली, और मैंने कुछ भी छुपाया नहीं। ये होता है एक एफिडेविट। अब इस ऑर्डर में क्या कहा गया है, इसमें कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपको थोड़ी सी लगेंगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन है तो है। इन प्रैक्टिस एज सच ये एफिडेविट का मामला जो यहाँ पे बताया गया वो बहुत कम यूज़ में आता है, लेकिन है लिखी हुई एक चीज़, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब ये कौन कर सकता है, पावर टू ऑर्डर। अब ऑर्डर किसने करना है, जेन में रखें, आप लोग जेन लगाएं, क्या आप प्लेंटिफ ने ऑर्डर करना है या डिफेंडेंट ने करना है। ऑर्डर तो हमेशा कोर्ट ने करना है, कोर्ट हमेशा ऑर्डर करेगा।
यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को समझा करें ना, सीपीसी में क्या है ऑर्डर का अगर वर्ड आ रहा है तो ये कोर्ट ने करना है। एनी कोर्ट मे एट एनी टाइम फॉर सफिशेंट रीजंस ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। ये कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी टाइम किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कह सकती है किसी को भी, भाई आप इसको थ्रू एफिडेविट प्रूव करो, बयान अल्फी लेके आओ, ठीक है। और दैट एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस मे बी रीड एट द हियरिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी विटनेस ने एफिडेविट दिया है तो उसको हियरिंग के दौरान उसको पढ़ा भी जा सकता है। ऑन सच कंडीशंस एट द कोर्ट थिंग्स रीजनेबल, ऐसी कंडीशंस पे जो कोर्ट समझे। तो यहाँ पे बेसिकली एक बात की गई है कि कोर्ट किसी को भी किसी भी वक्त कह सकती है कि जो भाई आप ये बात कर रहे हो ना, इसको बयान अल्फी दो, इसका हम ऐसे नहीं मानते, आप ये जो बात कर रहे हो उसको प्रूव करो थ्रू एफिडेविट, एक एफिडेविट लिख के ले आओ। अब ये समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ मोस्टली मैंने कई दफ़ा बात की है कि जो एप्लीकेशन हम सबमिट करवाते हैं उन पे भी अगर हम ने कोई एप्लीकेशन देनी है ऑर्डर 110 की या फिर ये स्टे की एप्लीकेशन देनी है ऑर्डर 39 में, तो हम कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे को अगर हमारा एफिडेविट नहीं लगा तो कोर्ट ने कहना नहीं भी आप एफिडेविट लेके आओ, इसके साथ एफिडेविट अनेक्स करो, फिर हम इसको मानेंगे बात। ऐसे नहीं आपकी हमने बात। तो एप्लीकेशन की हद तक किस तरह होता है। अब यहाँ पे जनरल बात की जा रही है कि किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कोर्ट कह सकती है भाई एफिडेविट इस बात का आप दो, हमने इस तरह आपकी बात नहीं मानी। अब ये इसकी अगर सिंपल सादा मिसाल देखें तो कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि किसी को कोई बात बताओ, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मानता, कसम खाओ। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है कि कोर्ट कह सकती है कि हम आपकी बात को ऐसे नहीं मानते, आप एफिडेविट लेके आओ, बयान अल्फी दो, तो फिर हम आपकी बात को मानें। तो इसमें अभी तक तो ये क्या है, प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइजो क्या कह रही है, that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced or an order shall not be made authorizing the evidence of such witness be given by affidavit। लेकिन कह रहे हैं वो शर्त ये है कि जहाँ पे कोई भी पार्टी डिज़ायर कर रही है कि उसने अपने विटनेस को प्रोड्यूस करना है और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है और इस विटनेस को अगर प्रोड्यूस भी किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट उसको ये नहीं कहेगी कि आप पहले एफिडेविट आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ऑन एफिडेविट होगा। देखें, एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड ऑथराइजिंग एविडेंस ऑफ सच विटनेस टू बी गिवन बाई एफिडेविट, कि विटनेस को ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप अपनी गवाही जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बुलाया गया आप उसको थ्रू एफिडेविट अपनी गवाही दो। ये वो बार कर रहे हैं। कोर्ट कह सकती है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, लेकिन कह रहे हैं जो गवाह आएगा ना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक पार्टी ने प्रोड्यूस किया है, कोर्ट उसको नहीं ऑर्डर कर सकती कि भाई आप अपनी गवाही जो है वो थ्रू एफिडेविट दो। ये बार है। अदरवाइज कोर्ट किसी भी पार्टी को कह सकती है कि इस मैटर से रिलेटेड, इस फैक्ट से रिलेटेड आप एफिडेविट के थ्रू इसको प्रूव करो। रूल 2, पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डेपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये जो पर्सन ये एफिडेविट देता है उसको याद रखें डेपोनेंट कहते हैं, डेपोनेंट, और उर्दू में उसको मुहल्लिफ कहते हैं, ठीक है। डेपोनेंट जो हल्फिया बयान दे रहा है। अब इसमें क्या है, सब सेक्शन 1, अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस मे बी गिवन बाई एफिडेविट। अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है एविडेंस के लिए कि वो उसने एफिडेविट के थ्रू देनी है तो वो दे सकता है, बट द कोर्ट में एट द इंस्टांस ऑफ ईदर पार्टी ऑर्डर अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिफेंडेंट। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हमने अपनी गवाही देनी है थ्रू एन एफिडेविट, कोर्ट में वो एप्लीकेशन देती है तो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। अगर कर दिया है तो इसका यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एफिडेविट के थ्रू उसने अपनी गवाही तो दे दी, लेकिन इवन देन कोर्ट उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किसी भी पार्टी के बुला सकती है। ये नहीं कि एफिडेविट दे दिया अपनी गवाही का बात ख़त्म होगी, नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको आना पड़ेगा। देखें, अपॉन एनी एप्लीकेशन एविडेंस में बी गिवन बाई एफिडेविट। किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी कि हमने अपनी एविडेंस
हमने एफिडेविट के थ्रू देनी है, दे सकती है। बट द कोर्ट में एट द इंस्टांस ऑफ ईदर पार्टी ऑर्डर अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डेपोनेंट। लेकिन फिर भी अगर कोई पार्टी कहती है नहीं इसने एफिडेविट दे के इस तरह नहीं निकलना, हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो फिर कोर्ट उसको बुलाएगी, कोई आ जाओ, आके अपना क्रॉस एग्जामिनेशन जो एफिडेविट दिया इसके रिगार्डिंग एविडेंस के आप क्रॉस एग्जामिनेशन अपना करवाओ। सब रूल 2 सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट। अब ये कोर्ट में होगी अनलेस द डेपोनेंट इज एग्जेम्प्टेड फॉर पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट और द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। ये कह रहे हैं कि अब सिंपल सी बात है, जो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होना है वो कोर्ट में होगा अनटिल एंड अनलेस उसको एग्जाम्पशन दी गई है किसी भी वजह से, वो पर्दा नशीन लेडी है, वो पल्ली नहीं आती, इस किस्म की बातें अगर एग्जाम्पशन दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्ट में ही उसका ये सारा क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होगा। सब रूल 3 मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। अब ये जो एफिडेविट देना है ये किन बातों तक महदूद होगा। सब सेक्शन 1 एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स एज द डेपोनेंट इज एबल टू हिज ओन नॉलेज टू प्रूव। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एफिडेविट देना है ना भैया, आपने जो बातें आपके नॉलेज में हैं ये उसकी हद तक ही आपने एफिडेविट देना है कि मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि ये बात मेरे इल्म से बिल्कुल ठीक है, मैंने ये होता हुआ देखा है। ऐसा नहीं कि आपने देखा भी नहीं है, आपके नॉलेज में भी नहीं है, आप उन चीज़ों के एफिडेविट देना शुरू कर दो, पर गलत बात हो रही है जी। तो ये मना है एक्सेप्ट ऑन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन ऑन विच स्टेटमेंट्स ऑफ हिज बिलीफ मे बी एडमिटेड प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड्स देयरऑफ आर स्टेटेड। अब यहाँ पे एक उन्होंने दूसरी बात कर दी है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, एक तो उन्होंने सीधी बात की है कि एफिडेविट जो आपने देना है वो आपने अपने नॉलेज के, जो आपके नॉलेज में है बात, उसके रिगार्डिंग ही देना, ये जनरल रूल आ गया। अब यहाँ पे एक्सेप्शन वो ये डाल रहे हैं कि जहाँ पे किसी एप्लीकेशन को किया जा रहा है कोर्ट में प्रेजेंट। अब एप्लीकेशन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जिस तरह स्टे की एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अलावा 110 की होगी, 710 की, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनके साथ हमने एफिडेविट लगाना होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन के साथ आपने एफिडेविट लगाना है वो नॉलेज प्लस बिलीफ दोनों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एप्लीकेशन नहीं है तो सिंपल नॉलेज की हद तक आपका एफिडेविट महदूद होगा, लेकिन अगर एक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आप दे रहे हो तो बिलीफ के रिगार्डिंग भी। अब नॉलेज क्या है कि जी फलाना आया, उसने मेरा घर तोड़ दिया, उसको रोका जाए, स्टे की एप्लीकेशन, ये मेरा नॉलेज है। अब ये एप्लीकेशन चली गई, इसके साथ एफिडेविट लग गया। एफिडेविट में ये कहा गया कि जी मेरे नॉलेज के मुताबिक जो कंटेंट्स हैं इस एप्लीकेशन के वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरा यानी जो कहा गया है कि उसने आके घर तोड़ा है, उसको रोका जाए, जो भी फैक्ट्स बताए वो उसका नॉलेज है। अब साथ वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वो अपनी एक्सेप्ट ऑन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस ऑन विच स्टेटमेंट्स ऑफ हिज बिलीफ में बी एडमिटेड। यहाँ पे वो अपने एफिडेविट जब एप्लीकेशन का देगा तो वहाँ पे बिलीफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको भी बयान कर सकता है, सिंपल। अदरवाइज सिर्फ नॉलेज वाली करनी है बातें। सब सेक्शन 2 प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड्स देयर ऑफ आर स्टेटेड। तो साथ इसके बिलीफ के साथ साथ वो जो जिन ग्राउंड्स पे उसका बिलीफ है आपने वो भी मेंशन करना। अब ये टेक्निकल बातें, बस इसको इतना समझ लें, एफिडेविट नॉलेज से रिलेटेड आपने देना है, लेकिन जहाँ पे कोई एप्लीकेशन है उसके साथ आप एफिडेविट दे रहे हो तो नॉलेज के साथ साथ बिलीफ और जो ग्राउंड्स हैं उस बिलीफ की वो भी आप साथ मेंशन करोगे। सब सेक्शन 2 द कॉस्ट ऑफ एवरी एफिडेविट विच शैल अननेसेसरीली सेट फोर्थ विद मैटर ऑफ हेयर से। ऐसा एफिडेविट जो किसी पार्टी ने दे दिया है जो हेयर से की बुनियाद पे है, यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना नॉलेज बिलीफ की बातें कर रहे हैं, उसने सुनी सुनाई बात का अगर किसी ने एफिडेविट दे दिया और आर्गूमेंटिव मैटर यानी कोई ऐसा मैटर है जिस पे बहस होनी चाहिए, आर्गूमेंटिव मैटर भी होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कोई एफिडेविट दी जा रहा है, और कॉपीज़ ऑफ और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ और उनसे रिलेटेड उसने एफिडेविट दे दिया, शैल बी पेड बाय द पार्टी फाइलिंग द सेम। तो इस सिचुएशन में जिस
पार्टी ने वो एफिडेविट दिया ना, कॉस्ट उसको बढ़ जानी है कि आपने ये क्या किया है, इन मैटर से रिलेटेड एफिडेविट दे रहे हो, हे से बात पे, आर्गूमेंटिव मैटर पे, कोई डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड आपने उठा के एक अजीब सा आपने एफिडेविट दे दिया है। तो इस सिचुएशन में कोर्ट कॉस्ट भी डाल सकती है। किसको डलेगी? जिसने वो एफिडेविट दिया होगा, या अदरवाइज डायरेक्ट, या फिर कोर्ट की पे डिपेंड करता है, किसी और को डालनी हो तो डाल दो। तो ये था 3 ही इसमें रूल्स थे। तो भाई एफिडेविट के थ्रू फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जाएगा। ऑर्डर नंबर 19। अब आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 20 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 20। ये क्या है? जजमेंट एंड डिक्री। देखो भाई, ये सारा कुछ होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसके बाद तो आर्गूमेंट्स होने हैं। आर्गूमेंट्स होने के बाद क्या होना है? कोर्ट ने फैसला देना है, अपनी जजमेंट देनी है, और उसको जजमेंट को फॉलो करेगा कौन? डिक्री फॉलो करेगी। अब ये जो रूल है, ये जो ऑर्डर है 20, इसमें रूल 1 to 5 आई थिंक, हाँ जी 1 to 5 है जजमेंट से रिलेटेड, और आगे 6 to 20 जो है, 6 to 19 है, 6 to 19 ये डिक्री से रिलेटेड है। अब ये जजमेंट क्या होती है? तफसीली फैसला होता है, किन बेसिस पे जजमेंट ये कोर्ट पास कर रही है, सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं, जो इश्यूज हैं वो लिखे जाते हैं, क्या एविडेंस आई है वो एवेलुएट करके आर्गूमेंट्स भी लिखे जाते हैं। उसके बाद जो कोर्ट हर एक इशू पे अपना फैसला देती है, बड़ी डिटेल्ड होता है ये कोर्ट का डिसीजन। उसके बाद डिक्री में क्या होता है कि जो राइट्स डिटरमिन किए जाते हैं, जो ये फैसला है, इसके अकॉर्डिंगली डिक्री में सारे राइट्स को बता दिया जाता है कि किसका क्या राइट है। ये डिटेल में डिक्री में होता है। अब ये जब हमने चैलेंज करना होता है ना, ये बात याद रखें, अगर कोई जजमेंट एंड डिक्री आ गई या किसी भी सिविल केस में, हमने उसको अगर अपील करना है, चैलेंज करना है, तो हम जजमेंट और डिक्री दोनों को चैलेंज करते होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि हमने सिर्फ जजमेंट को चैलेंज कर दिया, डिक्री को किया ही नहीं, डिक्री को चैलेंज कर दिया, जजमेंट को किया ही नहीं। तो ये दोनों को करते होते हैं, ये एक जहन में रखने वाली बात है। बहरहाल अब देखते हैं कि होता क्या है इस ऑर्डर में। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना कर, लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल है। अब देखें इसमें क्या है। रूल 1 क्या कह रहा है? जजमेंट वेल प्रोनाउंस्ड। कब जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी? ऑन द कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 days फ्रॉम हियरिंग ऑफ द आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टीज। एविडेंस रिकॉर्ड हुई, आर्गूमेंट्स हो गए, आर्गूमेंट्स के बाद 15 दिन के टाइम के अंदर अंदर ये जजमेंट प्रोनाउंस होनी। 2 में क्या कह रहे हैं? द कोर्ट शैल आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड प्रोनाउंस जजमेंट इन ओपन कोर्ट। अब पहली बात आ गई ओपन कोर्ट। अब ओपन कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हाथे में, जैसा आपने अपनी कुर्सी लगा लेनी है बाहर कोर्ट यार्ड में, वहाँ पे हाथे में जैसा फैसला हो रहा है। ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है कमरा अदालत में, खुली अदालत में, सबके सामने। ये नहीं कि चैम्बर में उन्होंने फैसला सुना देना है। ओपन कोर्ट का मतलब ये होता है ईदर एट वंस, या तो फौरी तौर पे सुना देंगे, और बाई सम फ्यूचर डे नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम विच द ड्यू फॉर विच ड्यू नोटिस शैल बी गिवन फॉर द पार्टीज और देयर एडवोकेट्स। ये कह रहे हैं कि या तो वो जैसा अगर फौरी भी फैसला सुना सकते हैं, या फिर एक फ्यूचर डेट जो कि 30 दिन बाद तक की हो सकती है, उसके अंदर अंदर वो नोटिस भी देंगे कि इस डेट को फैसला सुनाया जाएगा और उस डेट पे ये जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी। यहाँ तक 15 दिन का उन्होंने कहा था। एविडेंस कंप्लीट हुई तो 15 दिन के अंदर अंदर आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद या तो कोर्ट फौरी जजमेंट सुना देगी, या फिर 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी जजमेंट सुनाएगी। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। रूल 2, पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्री डिसेसर। अब होता है ना, जजेस के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या खुदा न खास्ता जैसा भी डेथ हो जाए तो उनकी जगह पे कोई दूसरा जज आएगा। अब ये उसमें देखें, अ जज में प्रोनाउंस ए जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रीडिसेसर। एक जज साहब थे,
उन्होंने केस का ट्रायल पूरा किया, फिर उन्होंने जजमेंट लिख ली, वो सुनाने से पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया या वॉट एवर रीज़न, वो अब उस अदालत में नहीं है, उनकी जगह जो उनका सक्सेसर आएगा वो उसकी वो जजमेंट सुना सकता है। सिंपल सी बात है। रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाई हिज प्रीडिसेसर। नए आने वाला जज, जो पहले वाला जाते हुए जज ने जजमेंट लिखी थी, प्रोनाउंस नहीं की थी, वो उसको प्रोनाउंस कर देगा। 3 में क्या है, जजमेंट टू बी साइन, द जजमेंट शैल बी डेटेड। अब ऑब्वियसली जजमेंट को अगर देखें तो उस पर डेट होती है, किस डेट की है, साइंड बाय द जज, वो ओपन कोर्ट में होगी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। अब ये कह रहे हैं कि वो जब ओपन कोर्ट में सुनाना है, जज साहब ने वो जजमेंट को प्रोनाउंस करना है तो उसमें साइन भी करना है। एंड व्हेन वन साइन शैल नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ऑल्टर्ड, एडेड, सेव एज प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 152 और ऑन रिव्यू। देखिए सिंपल सी बात है, एक दफ़ा जजमेंट प्रोनाउंस हो गई, जजमेंट ये क्या हो गई है, प्रोनाउंस, इसका ओपन कोर्ट में सुना दिया, इस पे साइन भी हो गए। अब इस जजमेंट में किसी किस्म की अल्ट्रेशन नहीं जज साहब कर सकते। अगर कोई उसमें गलती वगैरह है तो उसके लिए सेक्शन 152 है, फिर रिव्यू का एक सेक्शन है कि जी आपने ये गलती कर दी है, मेहरबानी करके इसको करेक्ट कर दे, वो बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। तो थ्रू रिव्यू इस जजमेंट में कोई अल्ट्रेशन वगैरह हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। ये इन्होंने सिंपल सा रूल 3 में कह दिया। 4 में आ गया जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। अब ये स्मॉल कॉज कोर्ट्स वाली जो होती हैं उनकी जजमेंट कैसे होगी। जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन। देखिए जो ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स है ना, जिनमें छोटे छोटे मैटर होते हैं, अब वो कह रहे हैं कि इनमें तो एविडेंस भी उस तरह प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि जो फैसला भी होना है ना स्मॉल कॉजेज कोर्ट वाले जो जजमेंट हो, उसमें उतने की पॉइंट लिख दो जिनके रिगार्डिंग जज साहब ने अपना फैसला देना, यानी जो उनके दरमियान मेन इश्यूज हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको लिखो, उन पे फैसला अपना दो और दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे लंबे चौड़े वहाँ पे फैक्ट्स चल रहे हैं, फिर उसके बाद लंबे चौड़े सारे इश्यूज लिखें, गवाहियाँ लिखें आपके फलाने PW ने आके क्या कहा, उसने आके क्या कहा। नहीं, जो पॉइंट्स थे वो लिखो मेन, और जो उन पे फैसला आप दे रहे हो इनफ। यही लिखा हुआ ना, जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन। यानी जितने पॉइंट्स ज़रूरी हैं ना बस उतने के लिख दो, सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स, अब दूसरी अदालतें वो क्या करेंगी, जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि उसको ब्रीफली करके बताएंगे कि क्या है इसमें फैक्ट्स, क्या ये इनके दरमियान पार्टी के दरमियान असल डिस्प्यूट है, द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि इन पे जो इश्यूज वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं वो बताए जाएंगे, द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजंस ऑफ फॉर सच डिसीजन, उन पे वो जो इश्यूज हैं पार्टीज़ के दरमियान उन पे जो डिसीजन कोर्ट कर रही है वो बताएगी जजमेंट में, और किन वजूहात की वजह से, ऑन व्हाट बेसिस कोर्ट ये जजमेंट दे रही है उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग। जजमेंट में दूसरी सारी अदालतें ये भी लिखेंगी, यानी कोर्ट ने अगर फैसला डिक्री कर रहे हैं ना किसी प्लेंटिफ के हक में दावा, तो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह थी, क्या, वो सारा कुछ भी उस जजमेंट में आता है। लेकिन स्मॉल कॉजेज में वो कह रहे हैं जितने हैं उनके इश्यूज वो लिखो, उन पे जो आपका फैसला है वो लिखो, इतनी लंबी चौड़ी कोई रीजनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी 5, कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। अब ये भी एक समझने वाली बात है। देखें हमारे जो इश्यूज आते हैं, फ्रेम होते हैं, मैंने आपको आई थिंक बताया भी था, कोर्ट जब इशूज फ्रेम करेगी ना, एक इशू, दूसरा इशू, तीसरा इशू, चौथा, ये काफ़ी सारे होते हैं, 5, 6, ये मैं चले 6 तक रहता हूँ। अब जितने भी इशूज होंगे ना, एक बात और, यहाँ पे एंड पे लिखा होगा हर इशू के एंड पे OPP, OPP, OPD, OPD, इसके नीचे फिर OPP, इसके नीचे फिर OPD, इस तरह करके लिखा होता है। अब ये जो इशू पहला था ये ओनर्स टू प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, प्लेंटिफ प्रूफ करेगा, ओनर्स टू प्रूफ ऑन प्लेंटिफ दूसरे का भी इस पे, इससे रिगार्डिंग इसने इसको प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे है।
तीसरे पे डिफेंडेंट पे आ गया, चौथे पे, तो ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि कौन सा इशू कोर्ट डिसाइड करती है, अभी ये इशू प्लेंटिफ ने प्रूव करना है, ये डिफेंडेंट ने करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब जितने भी इश्यूज कोर्ट ने ये फ्रेम किए, अगर आपने कभी जजमेंट देखी हो, पढ़ी हो, तो आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। कोर्ट ने जो जजमेंट अपनी देनी है ना, वो उसमें इशू नंबर 1 इस पे अपना फैसला दे, बाकायदा मेंशन लिखा होगा फाइंडिंग ऑन इशू नंबर 1, इशू नंबर 2 पे सेपरेटली, इशू नंबर 3 पे, हर एक इशू से रिगार्डिंग कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग देनी है कि भाई ये इशू प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ये प्लेंटिफ ने इसको कर लिया, इस पे ओनर था किया या नहीं किया। तो हर इशू का सेपरेट उस पर फाइंडिंग देनी है। इन सूट्स इन विच इशूज हैव बीन फ्रेम्ड, द कोर्ट शैल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसीजन विद द रीजंस देयरफॉर अपॉन ईच सेपरेट इशू। हर एक सेपरेट इशू पे कोर्ट ने सेपरेटली अपना फैसला देना है विद रीजनिंग कि वो ये इशू को प्लेंटिफ की फेवर में डिसाइड कर रही है, डिफेंडेंट की फेवर में डिसाइड कर रही है, तो क्यों, उसकी क्या वजह है। Unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the court। वो कह रहे हैं कि अगर तो किसी एक दो इशू को डिसाइड करने से पूरा सूट डिसाइड होता हो तो एक सेपरेट बात है, अदरवाइज कोर्ट हर एक इशू पे सेपरेट फाइंडिंग देगी। अब होता क्या है हमारे प्रैक्टिस के वाले से जजमेंट्स में अगर आप देखें तो जो पहले दो तीन इशू होते हैं ना, वो मेन इशू होते हैं, उनको कोर्ट डिसाइड करती है, हर एक इशू से रिगार्डिंग अलहदा फाइंडिंग देती है। उसके बाद के जो रेस्ट ऑफ द इश्यूज होते हैं ना, वो डिपेंड कर रहे होते हैं ऊपर वाले मेन इश्यूज पे। तो ये मेन को डिसाइड करके कोर्ट कहती है चूँकि मेरा फैसला इशू नंबर 1, 2 पे प्लेंटिफ के हक में आ गया, तो ये जो बाकी वाले हैं ये भी मैं प्लेंटिफ के फेवर में कर। तो ये बहरहाल एक बात समझनी है कि कोर्ट ने जो फैसला देना है वो हर एक इशू में देना है, सेपरेटली देना है, अनटिल अनलेस कोई एक दो की वजह से बाकी सारे डिसाइड हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे वो फैसला दे, बट जनरली कोर्ट हर एक इशू को सेपरेट डिसाइड करती है। जजमेंट का पार्ट ख़त्म हो गया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कभी आज तक जजमेंट पढ़ी है? मैंने आपको कहा है कि जो जजमेंट है ना, वो फैसला है किस पे, दावा जो किया था वो प्लेंटिफ के हक में डिक्री हो रहा है या डिसमिस हो रहा है। अब मैंने आपको कहा है कि जजमेंट में आपने अगर सेक्शन 2 पढ़ा हुआ है सीपीसी का, मैंने तो पूरी डेफिनेशंस पढ़ाई नहीं है, उसमें भी वो लिखा हुआ है कि वो डिटेल स्टेटमेंट होती है। अब उसमें फैक्ट्स भी होंगे, उसमें इश्यूज भी होंगे, इश्यूज की फाइंडिंग भी होगी, एविडेंस को भी डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला जो सुनाएगी, किन बेसिस पे सुना रही है वो होगा। इस टोटल को हम जजमेंट कहते हैं। बाकी हर एक इशू पे सेपरेट कोर्ट अपना डिसीजन दे रही है, एक इस इशू को कोर्ट डिसाइड कर रही है, इसको आप फाइंडिंग भी कह सकते हो, कोर्ट की फाइंडिंग है, कोर्ट का डिसीजन है कि ये इशू प्लेंटिफ पे ओनर था, उसने प्रूव कर दिया, ये फाइंडिंग है, ये डिसीजन है इस इशू की हद तक। अब ये इशू कहाँ पे डिसाइड हो रहा है, एक पूरी जजमेंट में हो रहा है, जहाँ पे ये बाकायदा इसको इशू वाइज कर रहे हैं, तो उसको जजमेंट है। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? चलो आगे 6। अब यहाँ से शुरू हो रही है डिक्री। अब डिक्री देख लें भी, डिक्री में क्या क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट सूट्स बताए गए हैं, उनमें क्या क्या होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले तो कंटेंट्स ऑफ डिक्री, जो एक डिक्री होगी उसमें क्या क्या होगा। ये देखें, द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट। ये जो डिक्री होती है ना, ये जजमेंट को फॉलो कर रही होती है, ये डिक्री इसकी बेसिस पे आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि डिक्री एग्री करेगी जजमेंट से। ऐसे नहीं हो सकता कि जजमेंट में जज साहब ने सूट को डिसमिस कर दिया प्लेंटिफ को और डिक्री प्लेंटिफ के हक में आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसकी बेसिस पे आएगी। तो यही बात कह रहे हैं, डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ सूट, यानी सूट का क्या नंबर था वो लिखा होगा। हर सूट का जब डायरी हम करते हैं तो वहाँ पे एक नंबर लगता होता है ना,
ये डिक्री में भी लिखा होगा भाई ये दावा था, नंबर इसका ये है जिसमें हम ये डिक्री पास कर रहे हैं। एंड द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़, जो पार्टीज़ हैं उनका बताया जाएगा, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, कि क्या इसमें क्लेम किया गया था इस दावे में, वो बताया जाएगा। एंड शैल स्पेसिफाई क्लियरली द रिलीफ ग्रांटेड, फिर जो रिलीफ कोर्ट दे रही है वो इसमें बताया जाएगा कि ये फलाना 5 मरले का घर उसका है, प्लेंटिव का है, डिफेंडेंट, क्लियरली इसमें ये बताया जाएगा। और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, तो ये डिक्री में ये सारा बाकायदा राइट्स को कंक्लूसिवली यहाँ पे डिटर्मिन किया जाता है। ये सारी चीज़ें मस्ट होंगी। 1A, इन एडिशन टू पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन क्लॉज 1, द डिक्री शैल कंटेन द एड्रेस ऑफ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट। अब इनके एड्रेसेस वगैरह भी होते हैं, ये इसमें सिंपल इतनी सी बात की गई है। रूल 2, सब रूल 2, the decree shall also state the amount of cost incurred in the suit and by whom or out of what property and in what proportion such cost are to be paid। देखें, अब हमने कल का मेरा था कि ये ऑर्डर 20 के बाद हमने सेक्शंस में वापस चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन 35 में आ जाता है ये कॉस्ट वगैरह कि दावा जब डिग्री हो रहा है तो कोर्ट कॉस्ट भी डाल सकती है। डिग्री हो रहा है वो उस किन किन सिचुएशन में डिग्री ये कॉस्ट डलनी है, किस किस को डलनी है, किस लिहाज से डलनी है, वो कल वाला हमारा वो ही काम है, हमने वो सेक्शन पढ़ने हैं कॉस्ट वाले। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिग्री में किसको कितनी कॉस्ट पढ़नी है, किस शेयर के हिसाब से उसको पढ़नी है, ये भी डिग्री में कॉस्ट का मेंशन किया जाएगा। The court may direct the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the later। हमने आप में से अब ये आई थिंक सरफराज आप बताओ कि क्या ये सेट ऑफ क्या होते हैं? ऑर्डर 8 पढ़ा है? ये कॉस्ट भी आ गई। हाँ, सेट ऑफ ये होता है कि भाई प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि इसने मेरे डिफेंडेंट ने 10 लाख देने, डिफेंडेंट ने आगे रिटर्न स्टेटमेंट में कह दिया कि भाई इसने भी मेरे 5 लाख देने, तो वो डिसाइड होगा कि उसने देने या नहीं देने, इसको सेट ऑफ कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने सेट ऑफ वगैरह का अगर क्लेम है ना वो भी सेटल हुए हैं तो डिक्री में वो भी मेंशन किए जाएंगे, ये कंटेन होगा, ये कंटेंट्स में होगा, डिक्री में बाकायदा मेंशन किया जाएगा सेट ऑफ से रिलेटेड कि किसने किसको कितने पैसे देने हैं सेट ऑफ के रिगार्डिंग, अगर कोई बैलेंस है तो ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। 7, डेट ऑफ डिक्री, द डिक्री शैल बी अ डेट द डे ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस। अब ये डिक्री को देखें ना तो इस पे वही डेट होती है जो जजमेंट की डेट होती है, जिस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हो रही है उसी डेट की ये डिक्री होती है। एंड व्हेन द जज हैज़ सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द डिक्री हैज़ बीन ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट ही शैल साइन द डिक्री। और ऑब्वियसली जब वो देखेगा कि जजमेंट वगैरह जो मैंने जजमेंट पास की थी उसके अकॉर्डिंगली ही डिक्री आ रही है, उससे कोई कंट्राडिक्शन वगैरह तो नहीं है, तो सेटिस्फाई होने के बाद जज साहब वो डिक्री पे भी साइन करेंगे। अच्छा जी, 8, प्रोसीजर वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग द डिक्री। अब ये वही बात आ, जज साहब ने वेकेटेड द ऑफिस, अब कोई भी रीज़न हो सकती है, जज साहब ट्रांसफ़र हो गए हैं, जज साहब की डेथ हो गई है, उस सूरत में उनका सक्सेसर आएगा। अब वो डिक्री साइन नहीं की हुई थी जज साहब ने, उस सूरत में क्या होगा ये बता रहे हैं। वेयर जज हैज़ वेकेटेड ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट उन्होंने प्रोनाउंस कर दी थी बट विदाउट साइनिंग अ डिक्री ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट। जज साहब ने जो प्रीडिसेसर थे उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी लेकिन डिक्री साइन करने से पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया है या वो उनकी खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है। जजमेंट सॉरी किधर गया, ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट मे बी साइंड बाय हिज सक्सेसर, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो जज साहब आए हैं ना उस जगह पे वो इस डिक्री को फिर साइन कर सकते हैं। और इफ़ द कोर्ट हैज़ सीज टू एग्जिस्ट, लेकिन अगर वो अदालत ही ख़त्म होगी, समटाइम्स ऐसे होते हैं ना कि कुछ अदालतों को ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे 3 सिविल की कोर्ट थी लेकिन इतने लिटिगेशन ही नहीं थी तो
2 अदालतों को ख़त्म कर दिया गया, अब वहाँ पे एक सिविल जज रह गए। वो पहले जो अदालत में जजमेंट पास हो गई है, डिक्री साइन नहीं हुई, वो अदालत भी ख़त्म हो गई है। अब इस सूरत में कह रहे हैं कि कोई भी दूसरी कोर्ट वाला जज उसको साइन कर सकता है। इफ़ द कोर्ट हैज़ सीज टू एग्जिस्ट बाई द जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट वॉज सबॉर्डिनेट, तो इस सूरत में कोई भी ऐसा जज जिसकी वो सबॉर्डिनेट थी वो उसको डिक्री शीट को साइन कर सकता है। ठीक हो गया ये। अब आगे आ जाते हैं डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पे डिक्री में मुख्तलिफ मसलन इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन वगैरह के सूट, इनमें क्या होगा, ये आगे थोड़ा सा दिलचस्प हो जाना मामला। देखें 9 में क्या कह रहा है, डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग सूट था, उसमें डिक्री पास हुई है, क्या होगा, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी द डिक्री शैल कंटेन a description of such property sufficient to identify the same, and where such property can be identified by the boundaries or by numbers in the record of settlement or survey। अच्छा जी, रूल 9 में सिंपल सी ये बात बताई गई है कि जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो डिक्री शीट में उसका नंबर वगैरह, खसरा नंबर जो भी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको लाजमी मेंशन किया जाएगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये डिक्री किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। देखिए हमने जब सूट के प्लेंट में भी देखा था कि जब प्लेंट हमने ड्राफ्ट करना है तो जिस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं, खेवड़ नंबर क्या है, खतूनी नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, इसमें हिस्सा कितना है, वो सारा कुछ हम डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं। सेम लाइक यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग देखें, where the subject matter of the suit is immovable property, the decree shall contain a description of such property sufficient to identify the same। वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके भाई ये किस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग ये डिक्री है। एंड वेयर सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द बाउंड्रीज और बाय द नंबर्स इन रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे नंबर, खसरा नंबर, वो कह रहे हैं ये जो है या बाउंड्रीज जो है उनके, तो ये सब कुछ डिक्री में लाजमी मेंशन किया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसे नहीं हो सकता कि वो लिख दें कि जी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट था और डिक्री शीट में लिखा हो कि ये मुल्तान की एक न्यू शाह शमस की प्रॉपर्टी है, ये मुमताज़ाबाद की है, ये कैंट की प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं हो सकता। बाकायदा डिस्क्रिप्शन होगी उसकी ताकि पता लग सके। डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अब आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, वे द सूट इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डिक्री इज फॉर द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी। द डिक्री शैल ऑल्सो स्टेट the amount of money to be paid as an alternative if the delivery cannot be had। देखें किसी ने एक मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर, मैं अपने फ़ोन का लिख देता हूँ, ये फ़ोन है, मूवेबल आइटम है, इससे रिलेटेड सूट फाइल कर दिया कि जी मुझे ये मेरा फ़ोन उसके पास है, दिलवाया जाए, सूट डिक्री हो गया। अब डिक्री शीट में ये भी लिखा जाएगा कि भाई फ़ोन वापस करो, और अगर फ़ोन वापस नहीं किया जा सकता तो एक अल्टरनेटिव अमाउंट लिखी जाएगी कि ये फ़ोन अगर मैंने कहा था कि ये 1 लाख रुपए का था तो कोर्ट अल्टरनेटिवली ये भी अमाउंट भी मेंशन करेगी कि भाई
रुपीज़ अल्टरनेटिवली ये आप दोगे, या आप फ़ोन दोगे मूवेबल प्रॉपर्टी को वापस करोगे, या आप अल्टरनेटिव ये अमाउंट दो, ये लाजमी होगा जहाँ पे डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री हो रही है। ठीक हो गया। 11 में आ जाए, डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाई इंस्टॉलमेंट्स। अब ये डिक्री में ये भी हो सकता है कि पेमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के लिए कह दिया जाए। सब रूल 1 इसमें 2 ही बातें हैं, देखें, वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री इज़ फॉर पेमेंट ऑफ मनी। 10 लाख रुपए का सूट फाइल हुआ, ₹10 लाख इसका सूट फाइल हुआ जो कि डिक्री हो गया, प्लेंटिफ की फेवर में आ गया कि भाई ये 10 लाख इसको दिलवाए जाएंगे। द कोर्ट में फॉर एनी सफिशेंट रीज़न एट द टाइम ऑफ पासिंग डिग्री। अब यहाँ पे पहले सब रूल 1 में कह रहे हैं तो कोर्ट कर सकती है ये काम जब उसके पास सफिशेंट रीज़न हो। सफिशेंट रीज़न होगी तो कोर्ट क्या कर सकती है, देखते रहे, 3-4 काम कोर्ट कर सकती है। द कोर्ट में फॉर एनी सफिशेंट रीज़न एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री ऑर्डर दैट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिक्री शैल बी पोस्टपोन। कि ये जो 10 लाख की हम डिक्री तो कर रहे हैं लेकिन 1 साल तक के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं कि 1 साल तक नहीं दी जाएगी। और शैल बी मेड बाई इंस्टॉलमेंट, या ये भी कह सकती है कि 10 लाख की हम डिक्री में ये भी कह सकती है कि भाई हम इसकी 5 किस्तें कर रहे हैं, हर महीने के 2-2 लाख की हम किस्तें कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं विद और विदाउट इंटरेस्ट। अब ये भी कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये जो अगर किस्तें वगैरह कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट उन पर डालना है या नहीं डालना है, ये डिक्री में मेंशन होगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द मनी इज पेएबल। अब ये कह रहे हैं कि जब ये कोर्ट ने ये काम करना है ना, या पोस्टपोन कर रही है 1 साल के बाद ये इसको पेमेंट की जाएगी, या फिर कोर्ट इसकी इंस्टॉलमेंट बना रही है विद और विदाउट इंटरेस्ट, तो कोर्ट कर सकती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था उसको साइड पे छोड़ दो, कोर्ट ये काम कर सकती है थ्रू डिक्री, ये इंस्टॉलमेंट बना दे, कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर दे, दोनों काम हो सकते हैं। ये कोर्ट की थी 2। अब सब रूल 2 में क्या है, ऑर्डर अच्छा मैंने माइक नहीं लगाया, पता नहीं ये कैसी आती है, अब इसकी आपने भी नहीं याद कराया, अल्लाह खैर ही करे, सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। चलो सब रूल 2, ऑर्डर आफ्टर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर पासिंग एनी सच डिक्री द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर एंड विद द कंसेंट ऑफ डिक्री होल्डर। पहले में था कि कोर्ट ने ऑन इट्स ओन सफिशेंट रीज़न उसको लगी कि भाई मैं इनकी इंस्टॉलमेंट कर देती हूँ या इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ। सब रूल 2 में ये कहा कि जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री हुई है वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन लेकिन होगी विद कंसेंट किसकी, डिक्री होल्डर जिसके हक में डिक्री ये पास हुई। रूल 2 में कहा है कि जजमेंट डेटर अगर एप्लीकेशन देगा विद कंसेंट ऑफ द डिक्री होल्डर तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिक्री शैल बी पोस्टपोन। कि भाई अगर तो उन्होंने एग्री कर लिया है जजमेंट डेटर ने और डिक्री होल्डर ने कि जी 2 साल बाद आप मुझे पेमेंट दे देना, तो वो 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देगी कोर्ट। और शैल बी मेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑन सच टर्म्स एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या अगर उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई हम इसकी इंस्टॉलमेंट में पे करेगा ये जजमेंट डेटर, वो एग्री हो गया डिक्री होल्डर तो कोई बात नहीं इंटरेस्ट के लिहाज से। दी अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, या वो एग्री का हो गया है कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर एग्री कर रहा है कि भाई पैसे पूसे कोई नहीं है, मेरी आप प्रॉपर्टी को अटैच कर दो, वो भी हो सकता है। और द टेकिंग सिक्योरिटी फ्रॉम हिम, या फिर वो कह रहा है कि जी मेरे से आपको सिक्योरिटी ले लो मेरे इस मैटर से, इस डिक्री से रिगार्डिंग जो मेरे अगेंस्ट के पैसों की हो गई है। और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट, या कोई भी ऑर्डर किसी किस्म का और भी पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे, पहले में था कि कोर्ट सफिशेंट रीज़न थी कोर्ट ने कर दिया, दूसरे में ये आ गया कि जजमेंट डेटर और
डिक्री होल्डर ने कंसेंट के साथ एक एप्लीकेशन दी है कि इंस्टॉलमेंट कर दो, पोस्टपोन कर दो कुछ टाइम के लिए, या फिर मेरी प्रॉपर्टी को अटैच वगैरह कर लो, तो इस किस्म के ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं जहाँ पे ये कोई मनी डिक्री होगी, पेमेंट फॉर मनी 10 लाख रुपया हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। क्लियर है? अच्छा 12 रूल नंबर 12 डिक्री ऑफ पोजेशन एंड मेजने प्रॉफिट। अब मेजने प्रॉफिट क्या होते हैं, ज़रा मुझे जल्दी से बता दो। देखें, ए ने सूट फाइल किया इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, किसके अगेंस्ट? बी के। तो भाई मैं ओनर, ठीक है, और ये जो बी है इसने इलीगली मेरी इस प्रॉपर्टी को पे कब्जा किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये सूट फाइल किया, अब जितना अरसा कोर्ट ने डिग्री इसकी फेवर में दे दी कि ये ओनर है, ठीक है, कोर्ट ने कहा। अब साथ मेजने प्रॉफिट ये है कि जितना अरसा ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अब ये डिक्लेयर हो गया ये ओनर है, जितना अरसा ये इसके कब्जे में रही है, इसने इसको रेंट पे दिया है, इससे किसी किस्म का भी बेनिफिट लिया है, तो हम वो भी ये क्लेम करेगा कि जी 4 साल से इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, उसको किराए पे चढ़ाया हुआ है, उससे ये बेनिफिट उठा रहा है, तो वो भी मुझे लेके दिए जाए। जितना अरसा ये प्रॉपर्टी इलीगली बी के पोजेशन में रही है, उसमें जितने इसने बेनिफिट्स उठाए हैं वो क्लेम किए जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये क्या है, मेजने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड डिक्री ऑफ फॉर पोजेशन एंड मेजने प्रॉफिट, कि एक बंदे ने सूट फाइल कर दिया कि मुझे पोजेशन भी लेके दो और मेजने प्रॉफिट भी लेके दो, पोजेशन का भी और मेजने प्रॉफिट दोनों ही उसने क्लेम किए। अब यहाँ पे क्या डिक्री में सूट हो, डिक्री में क्या क्या कुछ होगा देखें। वेयर सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द रेंट और मेजने प्रॉफिट, या फिर रेंट या मेजने प्रॉफिट से रिलेटेड ये इसने दावा दायर कर दिया। द कोर्ट में पास डिक्री, अब कोर्ट एक डिक्री पास कर सकती है ए फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डेफिनेटली कोर्ट पोजेशन को डिसाइड करेगी भाई इसको दे दिया जाए वापस, क्योंकि मालिक अगर ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है तो इसके पास पोजेशन होना चाहिए ना, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करूँगा। तो वो यही बात कह रहे हैं कि पोजेशन डिक्री एक पास की जाएगी फॉर द पोजेशन, इसको मिल जाए, ठीक है। बी में अब क्या कह रहे हैं देखें, फॉर द रेंट और मेजने प्रॉफिट which have accrued on the property during a period prior to institution of the suit or directing an inquiry as to such rent or मेजने प्रॉफिट। ठीक है, पहली बात ये कह रहे हैं कि इसने सूट फाइल किया है, यहाँ पे काइंड ऑफ एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाए। प्रीलिमिनरी हमने और सेक्शन 2 रूल 2 में डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि या तो डिग्री प्रीलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है, पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब ये पहली बात ये कर रहे हैं कि ये जो इसने सूट फाइल किया है, ये फॉर इंस्टेंस इसने किया था 25/3/2022 को, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूशन से पहले जितनी देर का इसका मेजने प्रॉफिट बनता है, देखें, फॉर द डिक्री द कोर्ट में पास है डिक्री फॉर द रेंट और मेजने प्रॉफिट विच हैव एक्रूड ऑन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ पीरियड प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ द डे, जिस दिन दावा दायर किया उससे पहले उसके मेजने प्रॉफिट वगैरह या रेंट वगैरह एक्रू हो चुके थे ना, उनके रिगार्डिंग कोर्ट डिक्री पास कर सकती है, ठीक है। और डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू सच रेंट और प्रॉफिट, या तो उसके जो पीछे का जितना भी उसने क्लेम किया है दावा दायर होने से पहले उसके लिए कोर्ट एक प्रीलिमिनरी डिक्री भी पास कर सकती है और साथ इंक्वायरी वगैरह भी
ऑर्डर कर सकते हैं। ये है इसमें बात कि पोजेशन का किया, मैजने प्रॉफिट या रेंट से रिलेटेड जब दावा दायर हुआ है उससे पीछे का जो भी क्लेम है उसके रिगार्डिंग डिक्री पास की जा सकती है, या कोई इंक्वायरी वगैरह का भी डिक्री में कहा जा सकता है कि ज़रा ये चेक करो कि ये कितने अरसे का क्लेम बनता है, इसका कितने अरसे के इसको मैजने प्रॉफिट या रेंट वगैरह दिलवाना है, तो यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास हो सकती है। अच्छा, सी क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मैजने प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंटिल। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई, देखिए ये आ गया सब रूल बी, ठीक था। अब सी में क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने एक तो पोजेशन के लिए डिग्री पास कर दी, फिर मैजने प्रॉफिट से रिलेटेड भी वो डिग्री पास कर सकती है कि इस डेट से पहले कितना था, या उससे रिलेटेड इंक्वायरी भी कर सकती है। सी में उन्होंने सीधा ही कह दिया, डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मैजने प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंटिल। अब सी में कह रहे हैं कि ये को डिग्री एक इंक्वायरी के रिगार्डिंग भी पास की जा सकती है। अब ये इंक्वायरी के रिगार्डिंग अगर डिग्री पास की जा रही है तो ये प्रीलिमिनरी होगी ना, कि इंक्वायरी होगी उसके बाद कोर्ट फिर फाइनल फैसला देगी, इंक्वायरी करेंगे। लेकिन इसमें था पहले वाले में बी में कि इंस्टीट्यूशन से पहले का अरसा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के बाद, गौर करें, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंटिल, कितने अरसे तक, ये देख लें। वन क्या कह रहे हैं, द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। बी में ये अब जो मैजने प्रॉफिट वगैरह के रिगार्डिंग सी में इंक्वायरी हो रही है ना, ये होनी है डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मैजने प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंटिल। कब तक ये इंक्वायरी कब तक की होगी, द डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर, जब तक ये डिक्री होल्डर को पोजेशन ट्रांसफ़र हो गया, पोजेशन ट्रांसफ़र हुआ टू डिक्री होल्डर, इस टाइम तक कितना मैजने प्रॉफिट या रेंट बनता है, इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी होगी। दूसरा, द रिलिंक्विशमेंट ऑफ पोजेशन बाय द जजमेंट डेटर विद नोटिस टू द डिक्री होल्डर थ्रू द कोर्ट। दूसरी सिचुएशन में कि अगर तो जजमेंट डेटर ने पोजेशन को क्या किया, उससे वो रिलिंक्विश कर रहा है उस पोजेशन को, यानी दस्तबरदार हो रहा है। और कैसे हो रहा है, थ्रू एक नोटिस दे के उससे किसको, डिक्री होल्डर को। इस मैटर में कोर्ट ये इंक्वायरी करवा सकती है कि भाई जब से ये जजमेंट है डेटर ने अपने पोजेशन को रिलिंक्विश किया है थ्रू अ नोटिस टू डिक्री होल्डर, उसके दौरान तक कितना इसका बनता है मैजने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट या रेंट्स। तीसरी, द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री विच एवर इवेंट फर्स्ट अकर। तीसरी बात कह रहे हैं कि डिक्री से लेके, जब डिक्री पास हुई है उससे लेके 3 साल के अरसे तक जितने भी रेंट्स प्रॉफिट्स वगैरह इसके बनते हैं उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे। अब साथ इन्होंने कह दिया कि इन तीनों चीज़ों में से जो पहले हो रही है ना, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ये डिक्री में इंक्वायरी करवा सकती है, ये डिटरमिन करने के लिए कि कितने मैजने प्रॉफिट या इसको रेंट दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें 2 में कह रहे हैं, व्हेन एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी, अ फाइनल डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट और मैजने प्रॉफिट शैल बी पास्ड इन अकॉर्डेंस विद रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी। अब ये इंक्वायरी करवा ली। अब ये क्या हो रहा था, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ये एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी कि भाई इसको मैजने प्रॉफिट या रेंट्स तो दिलवाने हैं। यहाँ तक ये प्रीलिमिनरी डिक्री बन गई कि भाई इसका राइट है, इसको मैजने प्रॉफिट भी दिलवाओ। ये प्रीलिमिनरी डिक्री में आ गया। साथ कोर्ट ने कह दिया इंक्वायरी भी करो। अब इंक्वायरी क्या होनी है कि इसको कितना मैजने प्रॉफिट या रेंट मिलना है, ये देखेगी कोर्ट कि जब तक इसने पोजेशन ट्रांसफ़र कर दिया है या रिलिंक्विश कर दिया है एक नोटिस दे के, या 3 साल के अरसे के दौरान बाद में डिक्री पास होने के कितना मैजने प्रॉफिट इसका बनता है। जब ये सारी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, उसकी बेस पे कोर्ट फिर फाइनल डिक्री देगी कि भाई
इसके कितना इसको मेजने प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट देगा। ये इतनी सी कहानी है इसमें, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। पोजेशन तो स्ट्रेट वे डिसाइड हो गया है, उसके बाद ये बाकी कहानी सिर्फ मेजने प्रॉफिट या रेंट से रिलेटेड है। पहली बात कि दावा दायर होने से पहले तक कोर्ट सीधा ही डिसाइड कर सकती है कि भाई ये इतना इसको दिलवा दिया जाए, या फिर प्रीलिमिनरी डिग्री पास करके उसकी इंक्वायरी कर सकती है। ये इसमें इतनी सी बात है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर हो गया? अच्छा जी, डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट। अब ये प्रीएम्पशन क्या होता है? हक़ शुबा। हक़ शुबा क्या है कि जी मेरे साथ वाला घर बिक गया, मेरा राइट था, उसने मुझे पूछा नहीं, बाहर जाके भेज दिया, मैंने जाके कोर्ट में दावा दायर कर दिया। हक़ शुबा का मेरा राइट पहले था, इसने बाहर कैसे भेज दिया? इसमें डिक्री में क्या क्या होगा ये इस रूल 14 में बताया गया। 14 ही चल रहा है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन सूट ये रह गया। मैं इसको चले एडमिनिस्ट्रेशन सूट को पहले कर देते हैं। डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट। अब इसमें क्या है? सब रूल 1, वेयर अ सूट इज़ फॉर एन अकाउंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फॉर इट्स ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द डिक्री ऑफ द कोर्ट। The court shall, before passing the final decree, pass a preliminary decree ordering such accounts and inquiries to be taken and made and giving such order direction as it thinks fit. जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सूट फाइल होगा ना, वहाँ पे किसी प्रॉपर्टी के अकाउंट्स वगैरह का मैटर हो, उनको चेक करना हो, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो, उस सिचुएशन में कह रहे हैं कि कोर्ट पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास करेगी और उसके बाद फिर फाइनल होगी, जो भी उसकी प्रीलिमिनरी डिक्री के साथ और भी डायरेक्शंस वगैरह देनी हो। सिंपल सी इसमें बात है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सूट में जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी के अकाउंट्स का मैटर हो, ये इसमें क्या आया फलाना, एक बंदे ने दूसरे किसी एडमिनिस्ट्रेटर पे सूट फाइल कर दिया, भी आपने अकाउंट्स में घपला वगैरह किया या वट तो अकाउंट्स तो चेक भी तो होने हैं ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगी, उसकी बेस पे फिर बाद में जो भी इंक्वायरी वगैरह होती है उन अकाउंट्स का चेक करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसकी बेस पे फिर फाइनल होगी। 2, अब ये 2 में क्या कह रहे हैं? इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाई कोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन। अब ये एक पर्सन था, उसकी डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कौन कर रही है? कोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे इसमें सिंपल सा, मैं अगर बहुत सिंप्लीफाई करूँ चीज़ों को तो मैं ये कह देता हूँ कि कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी डिसीज़ की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों के उस बंदे ने पैसे वगैरह देने हैं। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि जितने भी पर्सन्स होंगे जो कोर्ट के सामने डिक्रियाँ ले आए कि जी हमने इस बंदे से इतने पैसे लेने थे, अब प्रॉपर्टी एक है, बंदे जितने भी होंगे उनके हिस्से के हिसाब से उस प्रॉपर्टी में से उनको एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कोर्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिसीज पर्सन इफ सच प्रॉपर्टी प्रूव्स टू बी इनसफिशेंट, वो प्रॉपर्टी से इतना सफिशेंट नहीं है फॉर द पेमेंट इन फुल ऑफ हिज डेट्स एंड लाइबिलिटीज़, वो डिसीज्ड बंदे की लाइबिलिटीज़ या जो भी उसने कर्ज वगैरह देने थे वो उस प्रॉपर्टी, वो जो उसकी एक ही अगर प्रॉपर्टी है तो वो सफिशेंट नहीं है, या 2 प्रॉपर्टियाँ वो सफिशेंट नहीं है, कर्जा ज़्यादा है, प्रॉपर्टियाँ 1-2 हैं, उनको बेच बाज के भी पैसे पूरे नहीं होते। द सेम रूल शैल बी ऑब्जर्व्ड एज द रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स and as to debts and liabilities provable and as to valuation of entities and future and contingent liabilities respectively as may be enforced for the time being within the local limits of the court। अब ये कह रहे हैं कि जो भी लॉज रिलेटेड है ना, इन सारे मैटर से रिलेटेड उस वक्त इन्फोर्स है, सिक्योर्ड लोन से रिलेटेड, अनसिक्योर्ड लोन से रिलेटेड, वो सारे अप्लाई होंगे। अब ये बस वो सिंपल इसको इस तरह ही समझ लें कि जो उस वक्त ये लॉ है ना इन्फोर्स, वो सारे अप्लाई होंगे। इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सूट इज पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अ पर्सन एडजस्ड और डिक्लेयर्ड अनसॉल्वेंट, या वो बंदा जो डिसीज्ड है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, किसी कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि वो अब वो इंसॉल्वेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, वो डिक्लेयर कर देना अपने आप दिवालिया,
इंसॉल्वेंट का मतलब है कि किसी बंदे ने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। एंड ऑल पर्सनस होम इन एनी केस वुड बी एंटाइटल्ड टू बी पेड आउट सच प्रॉपर्टी। जितने भी पर्सन लेके आ गए ना भी हमारे भी इसने पैसे देने हैं, हमारे भी इसने पैसे देने हैं, वो सारे एंटाइटल होंगे। मे कम इन अंडर द प्रिलिमिनरी डिक्री एंड मेड सच क्लेम्स अगेंस्ट द सेम as they may be respectively be entitled by virtue of this code। अब वो इसमें भी एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी भी कौन कौन से बंदे हैं, किसका कितना कितना क्लेम है, वो डिटरमिन किया जाएगा। उसके बाद में अगर वो जितने भी बंदे इंटाइटल हो चुके हैं उनको सारों को फिर इस प्रॉपर्टी में से उनका जो भी बनता है उनको दे दिया जाएगा उनके हिस्से के मुताबिक। सिंपल सी बात ये है, एक प्रॉपर्टी या बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कोर्ट से, ज़्यादा बंदे हैं, क्लेम कर दिया उन्होंने, वो कोर्ट की डिक्रियाँ लिए हैं कि इसने हमारे पैसे देने थे, इतना इस पर कर्ज था हमारा। तो कोर्ट क्या करेगी, पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी, डिटरमिन करेगी सबके राइट्स को। जैसे राइट्स डिटरमिन हो रहे हैं, जिस चीज़ को जितना जितना मिलना है वो उस हिसाब से उनको फाइनली दे दिया जाएगा। ये इसमें इतनी सी बात है। प्रीएम्पशन मैंने पहले एग्जांपल दे दी है कि हक़ शुफ़ा है कि उसने घर तीसरे बंदे को भेज दिया, मुझे भेजना चाहिए था। तो इस सूरत में हम कोर्ट में जाके सूट फॉर प्रीएम्पशन फाइल करते हैं। उसमें फिर 1/3 हमें ज़र सोम भी कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए हम कि सीरियस बायर हैं, हमें बेचना चाहिए था, बाद जाके इसने दे दिया। अगर डिक्री होता तो फिर हम फुल पेमेंट करते हैं और वो प्रॉपर्टी हमें ट्रांसफ़र हो जाती होती है। ये हक़ शुफ़ा होता है। वैसे ये डिक्री डुक्री अब कोई नहीं होते, अब तो लोग इतने हक़ शुफ़ा प्रीएम्पशन वाले करते भी नहीं है, क्योंकि पंजाब प्रीएम्पशन लॉ में इतनी सख्त कंडीशंस है वो फुलफिल ही नहीं होती। ये पहले बड़े फ़ाइल होते थे हक़ शुफ़ा के दावे, अब नहीं, बड़ा रेयर ये आप देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूल 14 में, वेयर द कोर्ट डिक्रीज अ क्लेम ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड परचेज मनी हैज़ नॉट बिन पेड इन टू द कोर्ट। मैंने आपको बताया ज़र सोम पहले देना होता है 1/3। उसके बाद फॉर एग्जांपल डिक्री फेवर में आ गई प्लेंटिफ के, कोर्ट ने कहा हाँ जी आपका राइट था, हम आपकी फेवर में डिक्री दे रहे हैं, अब आप ये फुल पेमेंट करो जो भी उसकी थी। किसी ने 1/3 कितना होगा, 1 लाख का 1/3 वो जमा कराया, टोटल उसकी अमाउंट 1 लाख थी। फिर कोर्ट डिक्री पास करेगी और डिक्री में कहेगी कि बाकी के सारे पैसे भी आप कोर्ट में जमा करवाओ। अगर वो नहीं करवाता तो उसका दावा डिसमिस हो जाएगा। तो ये भी एक ये देखें, where the court decrees claim to the preemption in respect of particular sale of property and purchase money has not been paid into the court। कोर्ट में अभी तक डिक्री हो गई है, अभी तक नहीं उसने परचेज मनी जमा करवाई। द डिक्री शैल, अब ये डिक्री मेंशन करेगी, स्पेसिफाई अ डे ऑन और बिफोर विच परचेज मनी शैल बी सो पेड। डिक्री में एक डेट बता दी जाएगी कि भाई इस डेट तक अपनी परचेज मनी आप इन फुल पे करो, and direct that on payment into court of such purchase money together with the cost if any decreed against the plaintiff। और अगर कोई cost वगैरह plaintiff को डली है वो भी साथ आप पे करो। on or before the day referred to in clause A the defendant shall deliver possession of the property to the plaintiff। डेट लिखी, इस डेट तक आप पैसे पे करो, और जैसे वो पैसे पे करेगा तो उसका पोजेशन ऑब्वियसली ट्रांसफ़र हो जाना है, वो उसका मालिक बन जाएगा। whose title thereto shall be deemed to have accrued from the date of such payment। जिस दिन से उसने पेमेंट कर दी तो वो टाइटल उसके पास आ गया, वो अब मालिक बन गया। बट दैट इफ़ द परचेज मनी एंड द कॉस्ट इफ एनी आर नॉट सो पेड द सूट शैल बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। तो अगर कोर्ट ने एक डेट दी हुई थी डिक्री में, उस डेट तक उसने परचेज मनी नहीं पे की, उसने कॉस्ट पे नहीं की, तो प्लेंटिफ का क्या होगा, उसका दावा डिसमिस कर दिया जाएगा। सारी एक्सरसाइज जो उसने की थी वो बेकार हो जाएगी। सब रूल 2, where the court has adjudicated upon rival claims to preemption the decree shall direct। अब इसमें दो बातें हैं बेसिकली, दो रूल्स में समझने वाली है। देखें नंबर 1A, if and in so far as claims decreed are equal in share, equal in share, that the claim of each preemptor complying with the provisions of sub rule 1 shall take effect in respect of proportionate share of the property। देखें अब इसमें सीधी सी बात कर लेते हैं।
ये ए बी सी इन तीनों का दावा था, किसके अगेंस्ट? टी के अगेंस्ट, प्रीएम्पशन का। अब कोर्ट ने डिग्री पास की कि इन सब का इक्वल राइट है प्रीएम्पशन का, ठीक है, डिग्री पास होगी। साथ कोर्ट ने स्पेसिफाई करना है कि फलानी डेट तक आप लोग परचेज मनी पे करोगे। अब ये जो परचेज मनी होगी ना, क्योंकि ये इन सब का इक्वल राइट है, बट क्लेमेंट तो ये सारे ही है ना, तो ये इन्होंने अपने राइट के हिसाब से, फॉर इंस्टेंस अगर 1 लाख रुपया था तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा ना, तीनों का इक्वल राइट होगा। ये अपने अपने प्रोपोर्शनल शेयर के अकॉर्डिंगली वहाँ पे सबमिट करवाएंगे। ये इसमें सिंपल सी बात है। देखें, in if and in so far as the claims decreed are equal in degree, सारे claims उनके rights equal हैं, that the claim of each preemptor complying with the provisions of sub rule 1 shall take effect in respect of proportional share of the property। अब ये इसने अपने हिस्से की जमा करवा दी, इसने अपने, तो इनका जो जो राइट बनता है इक्वल होगा। अब ये फॉर इंस्टेंस 6 मरले का घर था, तो इन्होंने सब ने अपनी परचेज मनी, पहले डिग्री होगी, परचेज मनी भी जमा करवा दी, तो 2A का, 2B का, 2C का, ये तीनों के ये होगा, इक्वल होगा इनका, इंक्लूडिंग एनी प्रोपोर्शनल शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम ऑफ एनी प्रीएम्प्टर फेलिंग टू कंप्लाई with the said provisions would but for such default have taken effect। लेकिन अगर यहाँ पे ए ने अपना जो इसकी परचेज मनी थी इसने पे नहीं की, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे इसका तो ऑब्वियसली इसकी हद तक तो फारिग हो गया ना, तो बी का जो प्रोपोर्शनल शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंगली ये परचेज मनी पे करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली इक्वल राइट है, तो ये प्रॉपर्टी इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सी बात, प्रोपोर्शनल शेयर कि जितना जिसका राइट बनता है उसके अकॉर्डिंगली। अब प्रॉपर्टी तो एक थी, किसी एक को तो नहीं देनी क्योंकि राइट सबके बराबर है। ठीक हो गया। बी में क्या है? इफ एंड इन सो फार एज द क्लेम्स डिक्रीड आर डिफरेंट इन डिग्री। यहाँ पे राइट्स इक्वल थे, अब वो कह रहे हैं दूसरी बात कि अगर तो राइट्स आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब इसकी मिसाल इस तरह देख लें कि वो हमने देखी है ना कि एक शफी शरीक होगा, एक खलीफ होगा, शफी खलीद, और एक तीसरा और था शफी शरीक खलीद और शफी जार। ये 3 काइंड्स बनाए हैं ना कि किसका राइट पहला है, किसका राइट दूसरा है, किसका राइट तीसरा है प्रीएम्पशन में। अगर आप प्रीएम्पशन एक्ट को पढ़ो तो उसमें पता लग जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखा जाना है, अब मैं इसको पढ़ी दूँ। इफ एंड इन सो फार एज क्लेम्स डिक्रीड आर डिफरेंट इन डिग्री दैट द क्लेम ऑफ द इंफीरियर preemptor shall not take effect unless and until the superior preemptor has failed to comply with the said provision। वो कह रहे हैं कि पहला राइट इसका था, दूसरा राइट इसका था, तीसरा राइट इसका था, ये सबसे सुपीरियर है, ये दो इससे इंफीरियर है। अगर तो इसने अपनी परचेज मनी नहीं जमा करवाई तो इसका राइट बनेगा इसमें प्रॉपर्टी को लेने का। तीसरे का तो वैसे ही चांस नहीं है क्योंकि वो इससे भी इंफीरियर है। अगर इन दोनों ने नहीं किया तो फिर जाके इसका राइट बनेगा कि ये अपनी परचेज मनी पे करे, क्योंकि डिग्री सबकी हद तक हुई है, लेकिन जो सुपीरियर है उसका राइट पहला है, इनके डिफरेंट है। यहाँ पे राइट तीनों का इक्वल था, यहाँ पे इक्वल अगर नहीं है, बराबर राइट नहीं है, एक सुपीरियर है, दूसरा उससे इंफीरियर है, तीसरा सबसे इंफीरियर है, तो वो कह रहे हैं कि जिसका इंफीरियर का राइट तभी बनेगा जब सुपीरियर ने अगर परचेज मनी नहीं जमा करवाई। सीधी सी बात है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये इजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है। वेयर अ सूट इज़ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए अगर किसी ने सूट फाइल कर दिया, और द टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स या पार्टनरशिप अकाउंट्स जो उनके हैं उनसे रिलेटेड किसी ने कोई सूट फाइल किया है कि मुझे दिखाओ जी इसमें कोई गड़बड़ हो गया, इस किस्म का कोई दावा किसी ने दायर किया है। द कोर्ट बिफोर पासिंग द फाइनल डिग्री मे पास अ प्रीलिमिनरी डिग्री
डिक्लेयरिंग दी प्रोपोर्शनल शेयर्स ऑफ द पार्टीज, अब वो उसमें पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी, उसमें सबके शेयर्स को डिक्लेयर करेगी कि किसका प्रोपोर्शनल शेयर, किसका कितना हिस्सा बनता है। फिक्सिंग द डे ऑन विच द पार्टनरशिप शैल स्टैंड डिज़ोल्व, फिर वो एक डेट डिज़ोल्व करेगी जिस पे ये पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाएगी और बी डीम टू हैव बीन डिज़ोल्व, या उसको समझा जाएगा कि वो ख़त्म होगी। एंड डायरेक्टिंग सच अकाउंट्स टू बी टेकन एंड अदर एक्ट्स टू बी डन एज इट थिंक्स फिट, तो ये प्रिलिमिनरी डिग्री में सारे काम कर देगी, उसके बाद फिर फाइनल डिग्री उसको फॉलो करेगी। एक क्या करेगी, पार्टनरशिप को डिज़ोल्व करना है या अकाउंट्स का लेके का मसला है। कोर्ट पहले प्रिलिमिनरी डिग्री फाइल पास करेगी, उसमें सबके प्रोपोर्शनट इंटरेस्ट वगैरह वो डिक्लेयर करेगी। फिर अगर कोई अकाउंट से रिलेटेड या किस डेट को ये पार्टनरशिप डिज़ोल्व होनी है या जितना भी कोई दूसरा उस मैटर से रिलेटेड ऑर्डर है वो पास करेगी और उसकी बेस पे फिर बाद में फाइनल डिक्री वो देगी। 16 डिक्री इन सूट ऑफ अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब ये प्रिंसिपल एंड एजेंट ये तो आपको पता होगा, किसी के बिहाफ पे किसी ने कोई एजेंट रखा हुआ है अपना, तो उनके दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, इन ए सूट फॉर एन अकाउंट ऑफ पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, अब ये मनी से रिलेटेड उनकी किसी ट्रांजैक्शन को लेके प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान अगर डिस्प्यूट आ गया, उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया, एंड इन एनी अदर सूट नॉट हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड, या फिर कोई और दूसरा सूट भी हो सकता है, वेयर इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ द मनी ड्यू टू और फ्रॉम एनी पार्टी, या फिर कह रहे कि ज़रूरी है कि इस मैटर में चूँकि ये मनी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और अमाउंट का को असर्टन करना ज़रूरी हो, दैट द अकाउंट शुड बी टेकन, द कोर्ट शैल बिफोर पासिंग द फाइनल डिक्री पास ए प्रिलिमिनरी डिक्री डायरेक्टिंग सच अकाउंट्स टू बी टेकन एज इट थिंक्स फिट, तो इससे रिलेटेड भी पहले कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी, डिटरमिन करवाएगी, इंक्वायरी वगैरह करवा सकती है इन अकाउंट से, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और उसकी बेस पे फिर वो फाइनल डिक्री पास करेगी। इसमें भी यही बात है। 17 क्या है, 17 स्पेशल डायरेक्शंस एज टू अकाउंट, अब इसमें इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है कि कोर्ट में ईदर बाई द डिक्री डायरेक्टिंग एन अकाउंट टू बी टेकन और बाई any subsequent order give special directions with regard to the mode in which accounts is to be taken or vouched and in particular, अब ये कोर्ट स्पेशल डायरेक्शंस भी दे सकती है। सिंपल ये कह रहे हैं कि वो डिग्री के थ्रू भी दे सकती है या फिर बाद में कोई स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू भी वो करवा सकती है कि अकाउंट्स को कैसे छानबीन करना है, या इससे रिलेटेड कोई अकाउंट्स की वेरिफिकेशन, उनकी वाउच, उनको उनकी तस्दीक कैसे करवानी। तो इस किस्म के स्पेशल ऑर्डर अगर देना चाहे तो कोर्ट थ्रू दिस स्पेशल डिक्री भी कर सकती है और स्पेशल ऑर्डर भी दे सकती है। इसमें बस इतनी सी बात है। 18 डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ शेयर देयर है। अब ये पोजेशन का पार्टीशन का दावा है और साथ पोजेशन का भी दावा है। पार्टीशन प्लस पोजेशन, किसी ने दावा दायर करना है कि भाई हम को शेयरर हैं, तो इस प्रॉपर्टी को पहले तो इसकी पार्टीशन करवाओ और उसके बाद मुझे मेरे हिस्से का पोजेशन भी दिलवाओ। इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए सिंपल सा ही है ये, वेयर द कोर्ट पासिस अ डिक्री फॉर द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और द फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ द शेयर देयर इन, देन क्या होगा। देखिए नंबर 1 पहली बात तो ये है कि अगर तो ये जो प्रॉपर्टी है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर लैंड रेवेन्यू पे करना होता है ना, तो कह रहे हैं कि ये पार्टीशन जो करवाएगी वो कौन करवाएगा, वो कलेक्टर करवाता है, ताकि जो भी गवर्नमेंट के ड्यूज़ वगैरह हैं वो तो क्लियर होना पहले। तो ये इसमें इतनी सी बात है। नंबर 1 इफ़ एंड इन सो फार एज द डिक्री रिलेट्स टू एन estate assessed to the payment of the revenue to the government, the decree shall be declared rights of the several parties interested in the property। तो कोर्ट क्या करेगी, एक ऐसी स्टेट है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह जाता है, उसमें डिक्री शैल डिक्लेयर सारी, अगर कोई सेवरल पार्टीज हैं तो उनका जो भी इंटरेस्ट है वो डिक्री में डिक्लेयर किया जाएगा, बट
shall direct such partition or separation to be made by the collector। लेकिन कोर्ट ये डिक्लेयर करेगी भाई हमने आपके राइट्स तो डिक्लेयर करवा दिए हैं, लेकिन जो पार्टीशन है वो इसकी कलेक्टर करेगा। क्यों? क्योंकि इस लैंड से, इस स्टेट से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। तो ये सिंपल एग्रीकल्चरल लैंड्स इसकी एग्जांपल है। और बाई एनी सबॉर्डिनेट टू द कलेक्टर डिप्यूटेड इन दिस बिहाफ। सिंपल ये बात याद रखना है, जिस लैंड से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है उसकी पार्टीशन डिक्री में ये राइट्स तो डिटरमिन हो जाएंगे, लेकिन उसकी अगर पार्टीशन का मसला है तो वो कलेक्टर करेगा। दूसरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कोर्ट पार्टीशन कर सकती है। अच्छा, नंबर 2 में क्या है? टू एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। द कोर्ट में इफ पार्टीशन और सेपरेशन कैन नॉट बी कन्वीनियंटली मेड विदाउट फर्दर इंक्वायरी पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री declaring rights of several parties interested in the property and giving such further directions as may be required। अगर तो इसके अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पे गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू वगैरह पे नहीं होता, अब उसमें हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसमें हमारी ये आ गई, ये रेजिडेंशियल हमारे आ गए घर वगैरह, यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पर रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं जाता, उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट उसमें डिक्री पास करेगी और उसमें राइट्स जिन जिन के हैं जो वो डिटरमिन कर देगी। और पार्टीशन की हद तक अगर कोर्ट को लगता हो कि इस पर कोई इंक्वायरी वगैरह करवानी है तो कोर्ट पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी और उसके बाद फिर उसको फाइनल उस पर डिक्री होगी। यही है कोर्ट को, अगर इफ पार्टीशन और सेपरेशन कैन नॉट बी कन्वीनियंटली मेड विदाउट फर्दर इंक्वायरी, अभी पार्टीशन करवाने के लिए फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है कि ये पार्टीशनेबल है भी या नहीं है, ये सारा कुछ मामला करवाने के लिए पास है प्रीलिमिनरी डिक्री डिक्लेयरिंग राइट्स ऑफ सेवरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। तो राइट्स डिक्लेयर करेगी, प्रीलिमिनरी डिक्री देगी, उसमें डायरेक्शन दे देगी कि इंक्वायरी करवाओ और इंक्वायरी के बेस पे फाइनल डिक्री। सेट ऑफ सेक्शन 19 ये बड़ा सिंपल सा है। वेयर द डिफेंडेंट हैज़ बीन अलाउड टू सेट ऑफ अगेंस्ट अ क्लेम ऑफ प्लेंटिफ। Decree when set off is allowed, where the defendant has been allowed a set off against the claim of defendant। पहली बात ये हुई कि यहाँ पे सेट ऑफ अलाउ किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। द डिक्री शैल स्टेट व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू द प्लेंटिफ, के डिक्री में ये मेंशन किया जाएगा कि प्लेंटिफ ने कितनी अमाउंट देनी है, एंड व्हाट अमाउंट इज़ ड्यू टू द डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट को कितनी अमाउंट ड्यू है सेट ऑफ के केस में। एंड शैल बी फॉर द रिकवरी ऑफ एनी सम विच अपीयर्स टू बी ड्यू टू ईदर पार्टी। और उसके बाद जो बैलेंस वगैरह रह जाएगा ना वो भी सारा को इस डिक्री में मेंशन करेगी कि भाई अब ये उसने प्लेंटिफ ने इतने लेने थे, डिफेंडेंट ने इतने लेने थे, ये सारा कुछ मेंशन किया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर किसी का कोई ड्यू होगा तो वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। Where the defendant has been allowed a set off against the claim of plaintiff, the decree shall state what amount is due to plaintiff, plaintiff को क्या due amount, and what amount is due to the defendant, और defendant को क्या amount due है, and shall be for the recovery of any sum which appears to be due to either party। और फिर उसके बाद किसी भी पार्टी को सेट ऑफ के बाद जो अमाउंट ड्यू है वो भी डिक्री में मेंशन किया जाएगा। 2 अपील फ्रॉम डिक्री रिलेटिंग टू सेट ऑफ। अब ये कह रहे हैं एनी डिक्री पास्ड इन सूट इन विच सेट ऑफ इज क्लेम शैल बी सब्जेक्ट टू सेम प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील टू विच इट वुड हैव बीन सब्जेक्ट इफ नो सेट ऑफ हैड बीन क्लेम। यानी उसी तरह
अगर सेट ऑफ ना क्लेम किए जाते तो फिर जिस तरह डिक्री फाइल उसकी फ़ाइल हो सकती थी वो अपीलेबल था, वो इसी तरह अपीलेबल होगा। बेशक इसमें सेट ऑफ क्लेम किए गए हैं। द प्रोविजंस ऑफ द रूल शैल अप्लाई वेदर द सेट ऑफ इज एडमिसिबल अंडर रूल 6 ऑफ ऑर्डर्स 8 और अदरवाइज, ये भी देखना होगा। 20 सिंपल सा है। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंसेस, कि जब जजमेंट आ गई तो वो डिक्री आ गई तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए आप कोर्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो फिर हमें वो सर्टिफाइड कॉपीज़ उसकी दी जाती हैं। 20 में सिंपल सा इतना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, वो मिनिमल से होते हैं और उसके बाद हमें सर्टिफाइड कॉपीज़ जजमेंट और डिक्री की दी जाती हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो सरफराज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, हमें पता होना चाहिए कि डिक्री में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। अब ये इसके बाद हमारा ट्रायल कंप्लीट हो गया, अब हमने आगे मूव हो जाना है दोबारा सेक्शंस में, और वहाँ पे जाके कुछ करने के बाद हम ऑर्डर 21 पे वापस आएंगे। कोई क्वेश्चन?